तो नमस्कार। आप सुन रहे हैं नंदलाल भारती के उपन्यास चांदी की हंसली की 32वीं कड़ी। दोस्तों, जैसा कि आपने 32वीं कड़ी में सुना कि सोनरी की जेठानी कल्लूटी कहती है, क्या कह रही है तुम? हंसली नहीं है तेरे पास? चोरी चली गई या बेचकर खा गई? सोनरी बोली, नहीं बहन, सामू की बीमारी में गिरवी रख दी थी, छुड़ा नहीं पाए। मुसीबत के दिन कट नहीं रहे हैं, कोई न कोई मुसीबत माथे आ ही जाती है। कल्लूटी अब नहीं छूट पाएगी। कल्लू बोली, अब नहीं छूट पाएगी तेरी हंसली, कहती हुई वह हवा के बेग के समान चली गई। सोनरी आंखों में आंसू बसाए कल्लूटी को निहारती रह गई। अब आगे सुनिए 33वीं कड़ी। सोनरी भिखानाथ की बेटी के ब्याह में तो हंसी खुशी गई थी, लेकिन लौटी दिल पर एक और घाव लेकर, चांदी की हंसुली बेच खाने की। खैर, मजबूरों को सभी परेशान करते हैं, लेकिन यहाँ तो उसकी सगी जेठानी ने इल्ज़ाम मढ़ दिया था, जबकि सोनरी हंसुली बेटवा के इलाज के लिए गिरवी रखी थी। बेटा सामू भी नहीं बचा और हंसली भी गिरवी पड़ गई। सोनरी राजू को स्कूल का काम पूरा करने को कह रही थी, तभी प्रेमनाथ आ गया। वह सोनरी से बोला, राजू की माँ कल सवेरे कस्बे जाना है, मालिक के काम से तुम 2 रोटी जल्दी बना देना, खा लूँगा। घर से खाकर नहीं गया तो दिन भर पुटाना पड़ेगा। घर के खाने का कोई मुकाबला नहीं है, भले ही नमक रोटी हो। यह भी तो कहते हैं कि घर से खाकर जाओ तो बाहर भी मिलता है। सोनरी बोली, मुझे भी मालूम है, शहर में रोटी महंगी मिलती है। तुम तो घर से खा कर जाना और 2 रोटी लेते भी जाना, दोपहर में खा लेना। दूर का रास्ता है, सवेरे जाओगे तो रात तक वापस आओगे। मैं जल्दी उठकर रोटी बना दूंगी, तुम थोड़ा चारा काट लो। मुझसे मशीन खींचती नहीं है, घाव अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। साड़ी से अचानक रगड़ने पर कभी कभी तो जान निकल जाती है। तुम चारा काट दोगे तो बच्चों को भी सहूलियत हो जाएगी। प्रेमनाथ बोला, ठीक है, चारा काट दूंगा। मैं रोटी बांध कर ले जाने से रहा, घर से ही खाकर शहर की ओर कूच करूँगा। हाँ, आने में रात हो सकती है। रोटी लेकर कहाँ कहाँ घूमूँगा। शहर वाले वैसे ही गंवार समझते हैं हम गांव वालों को। वे लोग गांव की रोटी का क्या स्वाद जाने, क्या महत्व जाने। उन्हें तो बासी कुसी सड़क पर ही खड़ा होकर खाने में मज़ा आता है। इसी को वे अपनी तरक्की समझते हैं। हम गांव वाले बासी कुसी खाते नहीं, चाहे भूखे ही क्यों न रह जाएं। सोनरी 2 रोटी लेकर जाना। सोनरी बोली, 2 रोटी लेकर ही जाना, इसमें क्या बुराई है? दोपहर में खा लेने, कहीं दोपहर में खा लेना, कहीं छोटी मोटी होटल में बैठकर 2 रुपये की ताज़ी सब्जी ले लेना, वहीं होटल में खा लेना। प्रेमनाथ बोला, होटल का खाना नहीं खा सकता, चाहे सब्जी हो या कुछ और, न जाने कब का बना रहता है।
बस गरम करके देते रहते हैं, कोई खाने लायक नहीं रहता। हम गांव वालों के लिए, हाँ शहरी बाबू लोग ही चाव से खा सकते हैं। हम तो अपने घर से नमक रोटी ही खाकर जाएंगे, देर सवेर आकर घर का ही खाना खाएंगे, तुम्हारे हाथ का बना हुआ। ठीक है, अब कुछ न कहना। सोनली बोली, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा ही करना, मैं क्या कर सकती हूँ। प्रेमनाथ शहर चला गया मालिक के काम से। सोनली गोरू चौवा के काम में लग गई। वह ऐसे काम में उलझी कि उसे पता ही नहीं चला कब दिन बीत गया। अंधेरा घिरने लगा था। दिन को अंधेरे की चादर ने ढक लिया था। प्रेमनाथ का भी अता पता न था। सोनली ड्योढ़ी के पास बैठी प्रेमनाथ की बाट जोह रही थी। सोनली को बेचैन देखकर समकल्ली ठिठक कर पूछी, अरे बहन सोनली, क्यों उदास हो? खुश रहा करो, जो भगवान को मंजूर था हो गया। कब तक दिल पर बोझ लिए बैठी रहोगी? बहन, इस तरह बैठे रहने से जीवन नहीं चलेगा। गृहस्थी में मन लगाओ, सामू को भुला दो। वह अपना नहीं था, अपना होता तो मरता ही क्यों निर्मोही। सोनली बोली, हाँ बहन, बुलाने की कोशिश तो कर रही हूँ। अभी राजू के बापू आए नहीं हैं, उन्हीं के इंतजार में बैठी हूँ, उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। न जाने क्यों डर लग रहा है। समकल्ली बोली, प्रेमनाथ कहीं गए हैं क्या? सोनली बोली, मालिक के काम से शहर गए हैं। क्या करूँ, दिन कटता ही नहीं। बहन, किस्मत में ही दुख भगवान ने लिख दिया है तो सुख कहाँ से मिलेगा। गरीबों की जिंदगी तो तिल तिल कर मरने के लिए होती है। समकली बोली, ऐसा क्यों कहती हो? सोनली बोली, क्या कहूँ बहन, तुम तो देख ही रही हो। दुख है कि साथ छोड़ ही नहीं रहा है। बेटवा बिछुड़ गया सदा के लिए। उसको पैदा करने के लिए डॉक्टरों ने भी पेट फाड़ डाला, अभी तक तो घाव सूखा ही नहीं। तंदुरुस्ती सलामत रहती तो मेहनत मजदूरी करके राजू के बापू का कुछ सहारा ही बनती। अकेले आदमी क्या क्या करे। तुम तो जानती हो, मालिक लोग काम भरपूर लेते हैं, मजूरी पूरी नहीं देते। मजदूरी में अनाज मिलता है, उसमें भी सड़ा गला मिला देते हैं। न जाने कब हम गरीबों के दुख के दिन बीतेंगे। न जाने कब तक गरीबों की किस्मतों पर ये अमीर लोग नाक की भांति बैठे फुफकारते रहेंगे। गरीबों की आंसुओं पर इन अमीरों का रोशन जहां होता रहेगा। हम गरीब अपनी कैद जिंदगी को आशा के रंग से रंगने की कोशिश तो करते हैं और रोटी कपड़ा के लिए तरसते रहते हैं। गौना ब्याह का चलन न होता तो ये छोटे मोटे गहने भी नसीब नहीं होते। जरूरत पड़ने पर भी गिरवी पड़ जाते हैं। कभी कभी तो साहूकारों की कैद से ये गहने बाहर ही नहीं निकल पाते। हर ताकतवर हम गरीबों के ही खून का प्यासा होता है। समकली बोली, हाँ सोनली, बात तो ठीक कह रही है। सच गौने ब्याह का चलन न होता तो गरीबों की औरतों को गहने के दीदार न होते। भला हो हमारे पुरखों का, जिन्होंने गहने को आस्था से जोड़ दिया, परंपरा से जोड़ दिया। बहन, दुखी न हो, तेरी इतनी बुरी किस्मत तो नहीं है। दुख तकलीफ तो आते जाते रहते हैं।
बहन, हर दुख के बाद सुख आता है, जैसे रात के बाद दिन। अरे हमारी किस्मत देखो, एक जना है, उनको बस गांजा पीने को चाहिए। घर में रोटी नहीं, उसकी चिंता नहीं, पर गांजा नहीं हो तो जीना मुश्किल कर देते हैं। बेटवा 4 हैं, पर सबके सब नालायक। कमाई चवन्नी, खर्चा रुपया, क्या करूं? ना हंसे जा रहा है ना रोए। बहना, तुम्हारा आदमी ठीक है, बच्चे ठीक हैं, क्या यह किसी सुख से कम है? अरे जीवन मरण तो आदमी के हाथ में नहीं है। जो आदमी कर सकता है वही नहीं कर रहा। न जाने इन मर्दों को कहाँ से गांजा, दारू, चरस की लत पड़ जाती है। पूरी बस्ती के लोग नशे के पीछे भाग रहे हैं। न बच्चों को स्कूल जाने की चिंता, न बच्चों को स्कूल भेजने की चिंता, न पढ़ाई लिखाई की चिंता, न कपड़े लत्ते की चिंता, न रोटी की चिंता। दिन भर मालिकों के खेत में काम करते हैं, शाम को उड़ा देते हैं दिन भर की कमाई गांजा दारू में। कभी रुपये की जरूरत पड़े तो तन से गहना उतरवा कर साहूकारों के यहाँ गिरवी रख देते हैं। इस गहने के गिरवी रखने पर जो पैसा मिलता है, पहले ठीके पर प्रसाद चढ़ाते हैं, फिर जरूरी काम की सुध आती है, नहीं आए तो घूरे पर मुंह रगड़ते हुए मिलते हैं। सोनरी बोली, हाँ बहन, ये तो आदमी लोगों का शौक है। परिवार के लिए तो नशा नासूर होता है। नशा पति के लिए घरवाली का गहना तक गिरवी रख देते हैं, बेच देते हैं। बेचारी औरतों को मारते ठोकते हैं। न देने पर बेचारी घरवाली का जीवन नरक हो जाता है। दारू तो बर्बादी लाता है, पर नशेड़ी सुनते समझते कहाँ हैं। कुछ कहो तो कहते हैं तुमको क्या पता नशा कितनी ताकत देती है। नशे में विपत्ति का आभास नहीं होता। हाथी भी छोटी नजर आने लगती है। भले ही नशेड़ी लोग मैले की ढेर पर मुंह रगड़ते रहें, पर आता है आनंद। वाह रे दारू, आदमी अपना देखे बौराता है, इसके बाद भी अच्छाई ढूंढता है। ऐसा शौक किस काम का, जिससे बाल बच्चों के लालन पालन में अवरोध खड़ी हो। बच्चे गंवार मजदूर बने रहें, बच्चों की रोटी छिन जाए, लेकिन दरोड़ियों को यही भाता है। गांव की पूरी औरतों को संगठित होकर नशा के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर इन मर्दों की खबर झाड़ू, मूसर और बेलन से लेने में तनिक भी संकोच नहीं करना चाहिए। तभी औरतों का जीवन सुकून से जिएगा, तभी औरतों का सुकून बचेगा। गृहस्थी ठीक ठाक चलेगी और गहना हंसली भी बच जाएगा। समकली बोली, हाँ सुनरी, तू तो बड़ी अच्छी बात कर रही है। सुनरी, तू बिल्कुल ठीक कर रही है। अपनी किस्मत तो फूट गई है। गजेड़ी नशेली अपनी किस्मत तो फूट गई है, गजेड़ी नशेड़ी के पाले पड़कर। खैर सोनरी बहन, यह तो रोज का रोना है। तू अपनी उदासी का कारण बताओ, क्यों दुखी हो, क्यों हैरान लग रही हो? सोनरी बोली, बहन, राजू के बापू शहर गए हैं, अभी तक आए नहीं। सवेरे के गए हैं। पंछी अपने अपने घोंसले को लौट चुके हैं। इनका कहीं अता पता नहीं है, कब तक आएंगे। बोल के तो गए हैं देर रात तक आने का, देखो अभी तक नहीं आए। न जाने क्या बात हो गई, कोई साधन हो सकता है न मिला हो। यहाँ तो आने जाने के साधन भी तो नहीं है, जो है भी भूसा जैसे भर लेते हैं,
तो चलते हैं, चलने को कहो तो लड़ाई करने को तैयार हो जाते हैं। इधर जो छोटी मोटी मोटरें चल रही हैं सब दादा किस्म के लोग चला रहे हैं। किराया भी मनचाहा वसूलते हैं, भूसा जैसे सवारी भी भरते हैं। कभी कभी तो सवारियों के साथ मार पीट तक भी कर जाते हैं, ज़बरदस्ती पैसा छीनने लगते हैं। इसीलिए डर लग रहा है, बहन न जाने अभी तक क्यों नहीं आए राजू के बापू। समकाली बोली, बहन आ जाएंगी राजू के बापू, चिंता ना करो, वे भी जल्दी जल्दी में ही होंगे। साधन नहीं मिल रहा होगा, बेचारे खुद हैरान परेशान हो रहे होंगे। तुम खाना बना लो, आते ही होंगे, उन्हें भी जरा चैन नहीं होगा। सोनरी, चिंता ना कर, आते ही होंगे, तुम्हारे बिना तो उनको भी चैन नहीं मिल पा रहा होगा। सोनरी बोली, बहन क्यों मजाक कर रही हो। समकाली बोली, तनिक भर की बात से मन बिहस जाए तो कितनी अच्छी बात है। चलो तुम भी अपना काम निपटाओ, राजू के बापू आते ही खाना मांगेंगे। दिन भर के भूखे होंगे, थके मांदे होंगे, उनकी थकाई भी उतार देना, कहकर समकाली हल्की सी मुस्कान छोड़ते हुए अपने घर की ओर चल पड़ी। सोनरी ड्योढ़ी पर खड़ी थी। ड्योढ़ी छोड़कर वह चूल्हे में मूड़ी गाड़ दी। अंधेरा खूब घिर गया था, सामने वाला व्यक्ति ही पहचान में नहीं आ रहा था। इतने पर दरवाजे पर दस्तक हुई। सोनरी बोली, राजू के बाबू आ गए क्या। अरे बोलते क्यों नहीं हो। कोई जवाब नहीं मिला। सोनरी इधर उधर देखी, कोई नहीं दिखाई पड़ा। हाँ, दरवाजे पर दो कुत्ते जरूर बैठे थे। कुत्ते भी झटके से उठे और भौंकते हुए चले गए। सोनरी अपने काम में लग गई। कुछ देर में फिर आने की आहट हुई। सोनरी चूल्हे के पास से ही बोली, अरे फिर आ गए, अभी रोटी ही नहीं बनी, बैठो, रोटी बन जाएगी तो दे दूंगी। प्रेमनाथ बोला, अरे राजू की माँ मैं हूँ, तुम रोटी दे रही हो, चलो हमें भी दे दो, बहुत जोर की भूख लगी है। सोनरी बोली, राजू के बापू तुम। प्रेमनाथ बोला, हाँ मैं। सोनरी बोली, तुम्हारी बाट जो जो कर थक गई, कहाँ इतनी देर लगा दिए। प्रेमनाथ बोला, शहर गया था भगवान, 5 घंटे तो जाने में ही लगते हैं। बस से उतरने के बाद की सवारी, रात के अंधेरे में आधा घंटा का रास्ता पूरे 1 घंटा में तय हुआ। सड़क की हाल कितनी खराब है, गड्ढे ही तो हैं पूरी सड़क में, सड़क भी तो कच्ची है। शहर की क्या सड़कें हैं, सरसों छींट कर बिन लो। गांव का तो उद्धार ही नहीं हो पा रहा है, और न ही हम गरीबों का। बहुत जल्दी किया, तब जाकर अब पहुंच पाया हूँ। सोनरी बोली, चलो अंगना में खटिया पर बैठो, थाली में पानी भर लाती हूँ, पैर धो देती हूँ, थकाई मिट जाएगी। प्रेमनाथ धीरे धीरे मुस्करा रहा था। प्रेमनाथ की मुस्कुराहट देखकर सोनरी बोली, क्यों जी, बहुत खुश लग रहे हो। आज कोई दूसरा पुतला देख आए, सोने की हंसुली से सजा हुआ क्या, या पुतले जैसी कोई सुंदर नारी, गले में किलो भर की हंसुली और छन छन पैजनियाँ बजाने वाली। प्रेमनाथ बोला, क्यों रंग में भंग डाल रही हो, तुम भी मुस्कुरा जाओगी। सोनरी बोली, क्या पुतला भी साथ लाए हो। प्रेमनाथ बोला, नहीं और कुछ। सोनरी बोली, क्या लाए हो, बताओ तो सही। प्रेमनाथ बोला, छोटा सा तोहफा। सोनरी बोली, अरे वाह, तुम तो तोहफा भी लाने लगे, बताओ क्या लाए हो।
प्रेमनाथ बोला गहना। सोनरी बोली क्या गहना? प्रेमनाथ बोला लो थैला खोल कर देख लो। सोनरी बोली तुम ही दिखाओ ना। प्रेमनाथ बोला दिखाओ क्या, लाओ पहना दूं। सोनरी बोली तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे चंद्रहार लाए हो। प्रेमनाथ बोला भाग्यवान, चंद्रहार भी इसके सामने कुछ नहीं लगता। सोनरी ऐसा कौन सा गहना लाए हो जिसके सामने चंद्रहार भी फीका पड़ रहा है? प्रेमनाथ बोला आओ पहना ही देता हूँ। कहकर थैले में ब्याह की निशानी, आस्था के प्रतीक हंसली निकाला और सोनरी को पहना दिया। अपने ब्याह की चांदी की हंसली तो गिरवी रखी गई थी, पाकर सोनरी गुलाब की कली की तरह खिल उठी। सोनरी बोली सच, अपने बालपन के ब्याह की आस्था का प्रतीक यही हंसली तो है। कभी कभी इसे भी साहूकार की कैद का सफ़र तक करना पड़ जाता है, इसके आगे तो कोई भी गहना कहाँ टिकेगा। प्रेमनाथ बोला चलो आज इसी बहाने जरा सी हंसी तो आई। सोनरी बोली इतना पैसा आया कहाँ से? प्रेमनाथ बोला भाग्यवान, कोई चोरी नहीं किया हूँ, एक एक पैसा दांत से पकड़ कर रखता रहा, तब जाकर पैसा इकट्ठा किया और हंसली वापस ला पाया हूँ। यह अपने ब्याह की इकलौती धरोहर चांदी की हंसली है। सोनरी काका के बेटे के ब्याह की बात, कल्टू के बिटिया की बात सब मुझे मालूम हो गई थी। सोनरी हमने तो तुमको कुछ सोनरी बोली हमने तो तुमको कुछ बताया ही नहीं, तो मालूम कैसे हो गई? प्रेमनाथ बोला दीवारों के भी कान हो सकते हैं, तो क्या मुझे नहीं मालूम पड़ सकती कोई बात? खैर ये सब बातें तो घाव पर नमक डालने वाली थी। मुझे भी बहुत तकलीफ हुई थी सुनकर, तभी से हमने प्रण कर लिया था कि हंसली छुड़ा कर ही दम लूँगा। सोनरी बोली तुम तो सब बातें दिल से लगा लिए। प्रेमनाथ बोला हाँ, तभी तो आज तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट आई है। सोनरी की आंखों में आंसू छलक पड़े थे। प्रेमनाथ बोला ना, बहुत आंसू बहे हैं अब तक, अब ना। सोनरी बोली गरीब की खुशी तो बीमार की हंसी के बराबर होती है। प्रेमनाथ बोला अरे नहीं रे पगली, हमारे ही हिस्से दुनिया भर के गम लिखे हैं क्या? चलो उठो, देखो क्या चांदनी रात अपने सबा पर है। सोनरी बोली मैं क्या करूं? प्रेमनाथ बोला माथे से साड़ी नीचे करके खड़ी हो जाओ, मैं चांदनी रात के उजाले में देखता हूँ कैसी लग रही हो। हाँ प्रेमनाथ बोला माथे से साड़ी नीचे सरका लो, रात के उजाले में खड़ी हो जाओ, देखो क्या चांद सबा पर है। मैं देखता हूँ इस चांदनी रात में तुम कैसी लग रही हो। हमारी घरवाली के गले में बचपन के ब्याह की निशानी, आस्था परंपरा की प्रतीक चांदी की हंसली कैसी लग रही है। प्रेमनाथ की साध सी बातें सुनकर सोनरी खिलखिला पड़ी थी। दोस्तों आप सुन रहे थे उपन्यास चांदी की हंसली की 33वीं कड़ी। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जी हाँ, चैनल को शेयर और फॉलो भी कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।